हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। आज है 11 अक्टूबर और आज हमें देखना है 11 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और उसके स्टैटिक जीके। तो चलिए चलते हैं आगे। दिनांक 9 अक्टूबर को हमारे द्वारा आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि शक्तिदास किस नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं, अर्थात आरबीआई में गवर्नर होने के किस क्रम में शक्तिदास का स्थान आता है। तो उसका उत्तर होगा कि 25वें क्रम में है और शक्तिदास जी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर भी हैं। चलते हैं आगे। गाइस, सबसे बड़ी समस्या जा रही थी अभी तक लोगों के पास वैकेंसीज़ नहीं थी। हमने आपको समय समय पर बहुत सारी वैकेंसियों के बारे में बताया और कि कौन सी वैकेंसी वर्तमान में उपलब्ध हैं, आप जाकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिनांक 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की स्थिति में आपके पास दो टॉप जो वैकेंसीज़ के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं, उनमें से एक है छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर और उससे जुड़े हुए कुछ पद हैं। टोटल मिलाकर 975 पद हैं। आवेदन कब से किया जाना है? तो आवेदन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। कब तक होगा आवेदन? 31 अक्टूबर तक होगा आवेदन। तो आप जाकर छत्तीसगढ़ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से इस वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जो दूसरी वैकेंसी जिसकी बात करना चाहते हैं हम यहाँ पे, तो वो जुड़ी हुई है बैंकिंग से। आईबीपीएस ने अपनी 11वीं रिक्रूटमेंट निकाली हुई है जिसमें कुल मिला के 7,855 पद हैं। ठीक है। इसका आवेदन कब से हो रहा है? इसका आवेदन होगा 7/10/2021 से कब तक? 27/10/2021 तक। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यदि आप बैंकिंग एरिया में जॉब करने की रुचि रखते हैं तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ से इसका सिलेबस भी देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो करंट अफेयर्स होता है वो एग्ज़ाम को पूरा दृष्टिगत रख के बनाया जाता है। ठीक है। क्या फैक्ट्स एग्ज़ाम में आते हैं, हम केवल उसी को फोकस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 अक्टूबर 2021 की स्थिति के जीके को देख लेते हैं और इसी के साथ हम देखेंगे कि 11 अक्टूबर में क्या जीके और करंट अफेयर्स हैं हमारे पास। प्रश्न पहला है कि अजेय वारियर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होना है? ध्यान दीजिए, अजेय वारियर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होना है? ऑप्शन है यूके, जापान, चीन, यूएसए। सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा यूके। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किन देशों के मध्य होना है अजेय सैन्य अभ्यास? तो ये मध्य होगा भारत और यूके के। ठीक है। तो ये अजेय सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण होगा? तो ये अजेय सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण होगा। यह कहाँ होगा? यह होगा उत्तराखंड के चौबटिया में। ठीक है। थोड़ा उत्तराखंड का नाम आ गया है तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैप देख पा रहे होगे आप इंडिया का। तो यहाँ पे लोकेटेड है क्या? उत्तराखंड। ठीक। उत्तराखंड जो था पहले किसके साथ था, किस राज्य में मिला हुआ था? तो वो था उत्तर प्रदेश के साथ में। ठीक है। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये इसकी बाउंड्री तय होती है किससे? नेपाल से। उधर इधर चाइना को टच कर रहा है। ठीक है। चलिए थोड़ा उत्तराखंड के बारे में देख लिया जाए। ये जो आपके सामने है ये है उत्तराखंड का मैप। ठीक है। और आप मैप में तो देख ही पा रहे होगे, देहरादून, उत्तराकाशी, रुद्रप्रयाग, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड का नाम जो है उत्तराखंड सबसे पहले कहाँ पे आया? तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद में। ठीक है ना। और उत्तराखंड को पहले जब ये उत्तर प्रदेश से अलग होता है उस कंडीशन में इसका जो नाम था उत्तरांचल था। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सर्कल जो था ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो कहते हैं कि उस समय इसका नाम हिमवंत था। ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि स्कंद पुराण है तो उसमें गढ़वाल को केदारखंड भी कहा गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजधानी की बात कर ले तो राजधानी है इसकी देहरादून। ठीक है। हाई कोर्ट की बात कर ली जाए कि भाई हाई कोर्ट कहाँ पे? तो हाई कोर्ट उत्तराखंड का है नैनीताल में। ठीक है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी। और प्रथम निर्वाचित कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है।
अगर जब हम कभी बात कर लेते हैं उत्तराखंड की तो उससे जुड़ा हुआ एक आंदोलन हमारी जहन में आ जाता है, वो है चिपको आंदोलन। अच्छा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। ठीक है, इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, और ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है? ये आंदोलन बिलोंग कर रहा है इस क्षेत्र से। ठीक। अच्छा, चिपको आंदोलन में पहली महिला सहयोगी कौन थी जिन्होंने बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाया? तो वो थी गौरा देवी जी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट रहे उत्तराखंड के बारे में। चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, लीची नगर देहरादून को कहा जाता है, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है, झीलों का नगर जो है नैनीताल को कहा जाता है, गंगा द्वार जो है हरिद्वार को कहा जाता है, और फूलों की घाटी उसको चमोली को कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क की बात कर ली जाए तो जिम कॉर्बेट, जिसे कॉर्बेट भी कहते हैं, 1936 में जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, वह उत्तराखंड का भी पहला राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, क्लियर हुई बात? इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम था जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापना की गई, वह भारत का भी पहला राष्ट्रीय पार्क है। अच्छा, उत्तराखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क की बात कर ली जाए तो कौन सा है? वह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो ये तो कुछ फैक्ट रहे आपके उत्तराखंड से संबंधित। तो चलिए चलते हैं आगे प्रश्न में। हाल ही में RTS SAS01 की चर्चाएं तेज हुई का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार, खेल, बीमारी एवं वैक्सीन और वित्तीय व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बीमारी एवं वैक्सीन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। RTS SS01 इसका संबंध मलेरिया वैक्सीन से है। अच्छा, ये किस क्षेत्र की वैक्सीन से के लिए बिलोंग कर रहा है? तो ये घाना, केन्या और मलावी क्षेत्र से संबंधित वैक्सीन है। किस योजना के अंतर्गत है? तो यह पायलट परियोजना के अंतर्गत है। अच्छा, किसकी चर्चा के बाद ये, मतलब किसकी मंजूरी के बाद RTS की चर्चा तेज हुई है? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की चर्चा के बाद, की मंजूरी के बाद इसकी चर्चा तेज हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहे हैं हम, तो आपको देख लेना चाहिए कि WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में लॉन्च की गई वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला iSpirit21 फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला iSpirit21 का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से है, खेल क्षेत्र से है, बीमारी एवं वैक्सीन क्षेत्र से है, विदेशी कर नीति से है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बैंकिंग क्षेत्र से। तो फिनटेक हैकाथॉन जो है iSpirit21 का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। इसके बारे में विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया कि संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। किसने लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने। ठीक है, हैकाथॉन के भागीदार कौन कौन हैं? तो ICICI बैंक है, HSBC बैंक है, आई क्रिएट जोन स्टार्टअप और इन्वेस्ट इंडिया, ये इसके भागीदार हैं। भारत में IFSCA का जो स्थापना हुई है वो कब हुई? तो वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय गांधीनगर, जो कि आपके गुजरात की राजधानी है, वहाँ पे गिफ्ट शहर में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो यह विस्तार था, ठीक है, जो अभी बैंकिंग सुधारों में किए जा रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र में। ठीक है गाइस, पर डे हमारे चैनल में आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से जुड़े हुए वीडियोस मिलते हैं। हमारे क्वेश्चन उतने ही रेलेवेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, जब बात हो रही है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अक्टूबर 2021 की स्थिति में भारतीय कैबिनेट जो है क्या है।
तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो हैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। हमने आपको बताया हुआ था कि अभी सहकारिता का एक बहुत बड़ी संगोष्ठी हुई थी, ठीक है। उस मंच से अमित शाह ने संबोधित किया था सभी को, और उन्होंने बताया था कि सहकारिता के माध्यम से भारत के उज्जवल भविष्य को कैसे कैसे नए आयाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। नितिन गडकरी के पास क्या है, तो वो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जयशंकर जी क्या देख रहे हैं, वो विदेश मंत्री हैं। स्मृति ईरानी क्या देख रही हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और स्वच्छ भारत मिशन को भी देख रही हैं। पीयूष गोयल जी क्या कर रहे हैं, तो पीयूष गोयल जी कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा वाणिज्य मंत्रालय को भी देख रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हाल ही में किस प्रदेश ने कवच कुंडल अभियान प्रारंभ किया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात की राजधानी की बात कर ली जाए तो गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, ठीक है, मध्य प्रदेश की भोपाल और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। थोड़ा सा देख लेते हैं कवच कुंडल अभियान के बारे में। तो किस प्रदेश में चालू किया गया? ये चालू किया गया है महाराष्ट्र में। अच्छा, क्यों चालू किया गया है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कोविड टीकाकरण से। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है। तो वर्तमान के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी हमने आपको बताया मुंबई है, और मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे जी हैं, ठीक है। शिवसेना, बाल ठाकरे, कुछ याद आया? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर माह में कब मनाना तय हुआ? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कब मनाना तय हुआ। ऑप्शन है 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो अक्टूबर माह में कब मनाना तय हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड, ठीक है। कब मनाने का प्रावधान तय किया गया है? तो इसमें देखिए बड़ी अनोखी चीज़ है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2006 के बाद से प्रत्येक वर्ष में पहली बार मई के दूसरे शनिवार को और दूसरी बार अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, ठीक है। इस प्रकार हर साल में कुल 2 बार मनाया जाने का प्रावधान किया गया। कब से? 2006 के बाद से। तो वर्ष 2021 में पहली बार ये कब मनाया गया? 8 मई 2021 को मनाया गया, और दूसरी बार 9 अक्टूबर 2021 को मनाया गया, ठीक है। तो ये संक्षिप्त विवरण था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में। चलिए चलते हैं आगे। इस बार विश्व डाक दिवस इनोवेट टू रिकवर थीम के साथ मनाया गया। यह कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। कब मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया। थीम क्या रही? थीम इसकी रही इनोवेट टू रिकवर, ठीक है। विश्व डाक संगठन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? मासाहिको मोटेगी, नाम बहुत टफ रहता भाई। संस्थापक कौन है? हेनरिक वॉन स्टीफन, ठीक है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसे विश्व डाक संगठन कहते हैं, की स्थापना कब हुई? 9 अक्टूबर 1874, ठीक है। तो ये रहा विश्व डाक दिवस से जुड़े हुए फैक्ट, विश्व डाक संगठन से जुड़े हुए फैक्ट जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फैक्ट्स विच कैन बी आस्क्ड इन एन एग्जाम। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 अक्टूबर, ठीक। देखिए समस्या कहाँ जा रही है? समस्या ये जा रही है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमको हमारे इतने बड़े शरीर में लाखों बीमारियाँ दिख जाती हैं, बट हमको ये नहीं समझ में आता कि हाँ मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी को। इस उद्देश्य को लेकर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का कॉन्सेप्ट रखा गया। और वर्तमान में जैसी सिचुएशन बढ़ी है, जिस हिसाब से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ों से युवा का सामना हो रहा है, ऐसी कंडीशन में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यदि आपको बीमारी हो सकती है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, वायरल, कुछ भी हो सकता है, तो यह भी संभव है कि आप किसी न किसी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हो, यदि आप एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी आपका आनुवंशिक कारण हो सकता है, तो इस पर आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि आप तैयारी कर पा रहे हो। ठीक है, आने वाले समय में आप यह महसूस करोगे कि आपने जितना ज़्यादा अपने आप को संतुलित करके रखा था, उतना ही ज़्यादा आप सफल रहे हो। अगर हम खाने की बात कर लें तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हम डाइट में जाते हैं, ठीक है, और डाइट में ध्यान देते हैं और हम रिज़ल्ट भी देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 70% जो होता है आपका डाइट होता है और 30% आपका एक्सरसाइज और जिम होता है। सेम अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो आपका 70% जो होता है वो होता है आपका अच्छा डाइट। इसके अलावा जो 30% होता है वो होता है आपका मेडिटेशन, ध्यान, योग। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 50-50 रोल होता है। अगर आप मेडिटेशन कर पा रहे हो तो आपका विज़न भी क्लियर रहेगा और आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको अपनी दिनचर्या में रखें जबकि आप तैयारी कर रहे हैं। अभी आने वाला समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन से भरा होगा, प्रतिस्पर्धा से भरा होगा, तो ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए प्रश्न इसको देख लेते हैं कि 10 अक्टूबर के लिए कौन कौन से प्रश्न हैं आपके पास। पहला प्रश्न है आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है। दूसरा प्रश्न है कि अजेय सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण होना तय हुआ है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हैं। यदि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, उससे जुड़े स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85वां वर्ष गांठ के बाद निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की, जिनकी जो देहांत हो गया है वो 85 वर्ष की उम्र में हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। अच्छा, अब दिमाग में हमारे सवाल आता है कि भाई पाकिस्तान की पर्सनालिटी है, बट हम लोग अभी यहाँ पे क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं? थोड़ी सी देखिए आगे, इसका विस्तार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह संबंधित तो पाकिस्तान से थे। और उपनाम अगर कभी बात कर दी जाए तो पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक कहे जाते थे। तबाही का सौदागर कहा था किसने? यूएसए टाइम मैगज़ीन ने इनको। लेकिन हम भारत में इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को तत्कालीन भोपाल के जहांगीरबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके द्वारा कौन कौन से सम्मान इनको प्राप्त हुए? तो निशान-ए-इम्तियाज़ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, 2 बार इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई भारत के संबंध में भारत का सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान कौन सा है, उस पुरस्कार का नाम क्या है। ठीक है, तो ये आप तो देख चुके होंगे कि निशान-ए-इम्तियाज़ पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, और ये बिलोंग करते थे तत्कालीन भोपाल जहांगीरबाद मध्य प्रदेश को। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने नेपाल की केंद्रीय मंत्री का पद संभाला है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है रेणु कुमार यादव, इंदु मिश्रा, स्मित महापात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रेणु कुमार यादव। ठीक है, विस्तार देख लिया जाए तो किसने पद संभाला है? ये पद संभाला है रेणु कुमार यादव ने। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ है अररिया, बिहार में। कौन सा पद संभाला है? यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय। ध्यान रखिएगा कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी जो होगी काठमांडू होगी। ठीक है, हम लगातार इससे मैत्रिक संबंध बनाए रखते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय मूल की कोई महिला वहाँ पे केंद्रीय पद संभाल रही है तो यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में जल महोत्सव का आयोजन किया गया या कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है इंदौर, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल।
तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, विस्तार देख लिया जाए तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा इंदौर में। इंदिरा सागर बांध स्थित हनुवंतिया टापू इंदौर में है, उसमें किया जाएगा। कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 20 नवंबर से 10 जनवरी तक। किसने घोषणा की है? मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर युवराज पडोल ने। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इंदिरा सागर बांध के बारे में देख लें। कब बनना प्रारंभ हुआ? तो ये बनना प्रारंभ हुआ 23 अक्टूबर 1984। ठीक है, उस समय गांधी जी मीन्स इंदिरा गांधी जी थीं। ठीक है, जबकि मुख्य बांध है उसका निर्माण कब हुआ? वह हुआ 1992 में। ठीक है, कहाँ स्थित है? पुनसा तहसील खंडवा में स्थित है। किस नदी में है? नर्मदा में है। प्रकार गुरुत्वीय बांध। कुल उत्पादन 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। ये इंदिरा गांधी बांध इस कॉन्सेप्ट इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोस्टली मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों में उसके बारे में पूछा जाता है कि ये किस नदी से बिलोंग करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? मोहम्मद रफ़ीक, आरवी मलिमथ या जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आरवी मलिमथ। थोड़ा सा विस्तार देखें तो नए चीफ जस्टिस होंगे आरवी मलिमथ। इससे पहले वो कहाँ थे? तो इससे पहले वो थे आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी अगर देख ली जाए क्या है तो वो शिमला है। ठीक है, तो इसके पूर्व के जस्टिस कौन थे? तो वो थे प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, विगत दिनों में कुल 13 हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति व तबादला किया है। अच्छा, उसका विवरण थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्ट हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो चीफ जस्टिस जो थे मोहम्मद रफ़ीक, जो कि मध्य प्रदेश में थे, कार्यवाहक थे, वो चले गए हैं कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से आरवी मलिमथ हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं कहाँ पे? वो आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा राजेश बिंदल जी जो थे वो कलकत्ता कार्यवाहक थे हाई कोर्ट के। अब वो कहाँ पे आ गए वो इलाहाबाद में। ठीक है, वहीं पे जो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी थे जो कि इलाहाबाद में थे, वो कहाँ चले जा रहे हैं? वो जा रहे हैं कर्नाटक में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। ठीक है, हाल ही में टाटा सन्स ग्रुप ने एयर इंडिया के पुराने आइकन को वापस अपना लिया है। ये आइकन क्या था? एक पक्षी, महाराजा, कोई मिसाइल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन है महाराजा। ठीक है, तो टाटा सन्स ग्रुप ने एयर इंडिया को, अभी आपको पता ही होगा, हमने अपनी पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि 18,000 करोड़ रुपए लगा के इसने क्या किया? परचेज कर लिया है इसको। ठीक है, अच्छा मज़ेदार बात आपको बता दूं कि पहले ये इसी का पार्ट था। जो एयर इंडिया है पहले वो टाटा के पास ही था, देन वो चला गया कहाँ पे? वो चला गया आपके मतलब भारत सरकार द्वारा के पास चला आया, और समय बदला, फिर से वो चला गया टाटा के पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप सीधी सी चीज़ अपनी लाइफ में जोड़ के देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इस जीवन में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, बस आपको सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप सही समय का इंतज़ार कर सकते हो, वेट कर सकते हो, सब चीज़ संभव है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। पुराना आइकन जो था वो महाराजा था। एयर इंडिया की बात कर लेते हैं तो 15 अगस्त 1932 में स्थापना हुई। जो इसके स्थापना कारक थे कौन थे जिन्होंने स्थापना किया? तो JR टाटा थे। मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, पुराना नाम इसका क्या था? टाटा एयरलाइंस था 1945 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया। 29 जुलाई 1946 से इसका नाम एयर इंडिया हो गया। भारत सरकार के अधीन हुआ 8 जुलाई 1948 से। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने 2 नई ट्रेन का संचालन शुरू किया है, वह कौन सी हैं? पृथ्वी एवं ध्रुव, गरुण एवं त्रिशूल, सारथी एवं सहभागी, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा गरुण एवं त्रिशूल। तो रेलवे मंत्रालय ने 2 नई ट्रेन का संचालन शुरू किया है, उसमें से एक गरुण है, दूसरा है त्रिशूल। ठीक, तो इसका विस्तार देख लेते हैं कि भाई ये 2 नई ट्रेन कौन कौन सी है? गरुड़ और त्रिशूल हैं। प्रकार की अगर बात कर ली जाए तो ये मालगाड़ी हैं। ठीक है,
किस रेलवे द्वारा किया गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा किया गया है। कब से शुरू होगी? 7 अक्टूबर से शुरू होगी। इसमें 177 वैगन शामिल है। ट्रेन को विजयवाड़ा मंडल के कोडापल्ली स्टेशन से पूर्व तट रेलवे के खुर्दा मंडल में के लिए रवाना किया गया था। मतलब ये चालू हो चुकी है। ठीक, चलिए आगे। एशिया कप 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ आयोजन किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। कब से शुरू होगा? नवंबर से शुरू होगा। संबंधित खेल एशिया कप का किससे बिलोंग करता है? तो बिलोंग करता है क्रिकेट से। ठीक, आज के लिए प्रश्न है कि एयर इंडिया को भारत सरकार के अधीन किस नेता द्वारा किया गया था? सरल भाषा में अगर बात कर दी जाए तो सीधा सीधा मतलब है कि किस नेता के प्रयास, इट मीन्स किस मंत्री के प्रयास के बाद एयर इंडिया जो था भारत के अधीन आ गया, भारत सरकार के अधीन आ गया। ठीक है, जो कि पहले टाटा ग्रुप के पास था। दूसरा है मध्य प्रदेश नवीन नियुक्त न्यायाधीश जो हैं, न्यायाधीशों की किस क्रम में नियुक्त किए गए हैं? उनका क्रम आपको बताना है। ठीक है, कि किस क्रम में है। ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, ये हमारा आज का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके रहा। आपके पास कुल 4 प्रश्न हो गए। 10 अक्टूबर के प्रश्न हो गए 2 और 2 प्रश्न आज के हो गए। कुल मिला के 4 प्रश्न के आपको जवाब देने हैं। अगर आप जवाब दे पा रहे हो इसका मतलब आप काफ़ी अवेयर हो। आप वीडियो को देखते वक्त भी अवेयर थे और आप अवेयर हो अपने एग्ज़ाम के बारे में भी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारे जो वीडियो का कंटेंट होता है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ को हम बढ़ाने का उद्देश्य नहीं करते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके, ठीक है, ऐसा उद्देश्य नहीं होता। जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्न एग्ज़ाम के रिलेवेंट हैं, हम केवल उन्हीं प्रश्नों को डालते हैं। ठीक है, आने वाले समय में आप मैथ के लिए भी एक अलग से सीरीज़ पाएंगे। साइंस के लिए हमारी सीरीज़ चालू है, वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी पुलिस और जेल की एग्ज़ाम के लिए। ठीक, एमपी पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस की समस्या थी, तो वो साइंस की समस्या उससे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यदि आप साइंस बैकग्राउंड से जुड़ी किसी जॉब के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए